हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वेक्टर्स। बच्चों, वेक्टर्स के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर आपको फिजिक्स में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपका वेक्टर एनालिसिस बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करें। बच्चों, वेक्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो बच्चों, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है ना, ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ जो क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं। जैसे डिस्टेंस है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, मास, ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं? मेजरेबल है, इनको हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। अब ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहली कैटेगरी वो बनी जिसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, मतलब अगर हमें उसको समझना है या अगर हमें उसको जानना है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं करी जा सकती, मैग्नीट्यूड के संग संग डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और वही क्वांटिटीज़ और कुछ क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए या कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के संग संग डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को बोलते हैं हम वेक्टर्स। आइए देखें। तो मेरे कहने का मतलब है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो कैटेगरी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, उनको बोला हमने स्केलर क्वांटिटीज़, है ना। और वहीं कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको स्पेसिफाई करने के लिए या कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के संग संग डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हमने बोला वेक्टर्स, ठीक है ना। अब क्या है स्केलर? जी के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ फलाने का मास 50 kg है, बस 50 kg से आइडिया आ जाएगा वो बंदा कितना भारी है, कितना हल्का है ना। जैसे टाइम, जैसे डिस्टेंस, है ना, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इन क्वांटिटीज़ को बच्चों डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मतलब मैग्नीट्यूड एक अपने आप में एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है जिनके बेसिस पे हम इनको डिफाइन या इनको समझ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स। अब बच्चों, वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स वो जिनको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के संग संग क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, डायरेक्शन चाहिए। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती हैं? जैसे 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 डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स, है ना। और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना अपना काम चलाते हैं। तो ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के संग संग डायरेक्शन भी चाहिए होता है। अब ये बात तो एक तरफ रही। अब अगर आप वेक्टर्स पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इतनी भाषा से या इस चीज़ से समझ में ही नहीं आएगा कि वेक्टर है क्या भला। तो उसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, नन्ना मुन्ना सा ब्लॉक जिसका मास कितना है। बहुत ध्यान से देखना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वेक्टर क्या चीज़ है। मान लो इस ब्लॉक में आपने एक फोर्स लगाया इस तरीके से जैसा मैंने दिखाया हुआ है। इस फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ? F1 बोलता हूँ। इसी ब्लॉक में मैंने एक और फोर्स लगाया, इसको मैं F2 बोलता हूँ, ठीक है ना। इन दो फोर्स से आप समझो, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है समझाओ। देखो बच्चों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कही जाएगी, देखना जरा। अब जब मैं इस ब्लॉक पे ये वाला फोर्स लगाऊंगा, है ना, ये वाला फोर्स लगाऊंगा, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को मूव करा सकता है ना। पॉसिबिलिटी है इस फोर्स की वजह से ब्लॉक क्या कर जाए? मूव कर जाए। वहीं अगर मैं इस फोर्स के हिसाब से देखूं तो ये फोर्स भी इस ब्लॉक पे लग रहा है, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये सपोज करते हुए चल रहा हूँ ये ब्लॉक या तो ग्राउंड पे या किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दो फोर्सेस को, मान लो ये फोर्स है 2 न्यूटन का, और सपोज कर लो कि ये फोर्स भी कितने का है? 2 न्यूटन का है। अब दोनों फोर्स की वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का इम्पैक्ट अलग अलग है। क्या बोला? इम्पैक्ट अलग अलग है। क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का इम्पैक्ट अलग अलग है तो इसलिए सिर्फ ये जो 2 न्यूटन वैल्यू है
इससे हमें स्पेसिफाई या स्पेसिफिक या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लग पाएगी कि ये फोर्स कैसा है ना, या ये फोर्स इस ब्लॉक के लिए क्या कर सकता है। जैसे अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 2 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ को, सपोज कर लो ये एक्स डायरेक्शन है ना, इसको अगर एक्स डायरेक्शन मान लिया जाए, मैं अगर कहूँ ये फोर्स इस ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन की तरफ को लग रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वो फोर्स है जिससे ब्लॉक मूव कर सकता है। वहीं अगर मैं कहूँ ये फोर्स वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो अपने आप पता लग जाएगा कि इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी ये ब्लॉक शायद टूट सकता है। तो इन दोनों फोर्सेस का क्योंकि इम्पैक्ट अलग अलग है, तो इम्पैक्ट अलग अलग होने की वजह से सिर्फ ये 2 न्यूटन वैल्यूज सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि ये फोर्स क्या काम कर सकता है इस ब्लॉक के लिए। तो सिंस ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं है तो हमें संग में क्या देना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं होती हैं, मैग्नीट्यूड के संग संग उनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज़ को ही हमने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी बोला। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बच्चों वेक्टर और स्केलर को समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको नोट करवाता हूँ। देखो जब भी हमें किसी 2 स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हमें इसके लिए कोई स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सिंपल एल्जेब्रिक रूल से ही हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि 2 बंदे हैं, एक का मास 40 kg है, एक का मास 50 kg है, तो बताओ दोनों का मास मिला के कितना हुआ। तो सिंपली आपने क्या करना है, एल्जेब्रा के रूल के बेस पे दोनों को ऐड कर देना है ना। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ वेक्टर्स के लिए, तो वेक्टर के लिए बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं, है ना। आगे जाके उन रूल्स को हम समझेंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसी 2 क्वांटिटीज़ जिनको ऐड करने के लिए आपको कुछ स्पेशल रूल अप्लाई करने पड़े, तो उन 2 क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। वहीं अगर 2 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल रूल लगाने पड़ रहे हैं, भाई हमने कह दिया है ना, मान लो ये 5 है, ये 10 है, दोनों को ऐड कर दिया 15 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 50 आ गया। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई स्पेशल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसी 2 क्वांटिटीज़ क्या बन जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएंगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, है ना, तो 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक होता है इसका सिंबॉलिक मेथड, एक होता है इसका ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक का मतलब ये हुआ कि इसका सिंबल कैसा होगा। मान लो अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो आप इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, एक तीर लगा दोगे, इस तरीके से एरो मार्क कर दोगे। तो ये एरो मार्क करना ही बताता है क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे चल के जब हम वेक्टर्स पढ़ लेते हैं और हमारा हाथ सेट हो गया होता है, तो एरो की जगह पे हम सिंपली क्या लगा देते हैं, इस टाइप का बाल लगा रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाता है, वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। ओवरऑल बस याद यही रखना है कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर इस तरीके से तीर जैसा आपको दिख जाए तो समझ जाना वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब दूसरी बात, इसका ग्राफिकल मेथड कैसा होता है। बच्चों वेक्टर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। मान लो अगर मुझे कोई एक वेक्टर ए को दिखाना है तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें इसका ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम हेड, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम टेल, है ना। हेड और ये टेल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब हम आगे जाके एंगल, एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो ये हेड और टेल का बड़ा अपना सिग्निफिकेंस रोल होगा वहाँ पे। तो समझो इस तरीके से अगर हम एरो से दिखा रहे हैं, मान लो कोई एक वेक्टर ए है और मुझे इसको दिखाना है ना, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। जो तीर है ये बनेगा हेड, और जो टेल है ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम टेल, ठीक है ना। बाकी आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। लेकिन बच्चों मैं ना, ये तो खैर एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको ना कुछ और चीज़ ज़रा समझाता हूँ, है ना, किसी और तरीके से मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। ये तो खैर आपको पता ही होना चाहिए और ये पता लग भी जाता है ना। कुछ और ज़रा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बच्चों मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी, ये समझना आप, इसको आगे जाके मैं फिर एक बार और आपको बताऊँगा। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो दुनिया की कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो ये तो कन्फर्म्ड है कि उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और संग में क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। अब अगर मुझे किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को दिखाना है, अब ये कोई भी वेक्टर होगा, तो
वो कैसे करके लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। मतलब दुनिया का कोई भी अगर वेक्टर है या दुनिया की कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है वो इस तरीके से दिखाई जाएगी, पहले आएगा मैग्नीट्यूड और फिर संग में आएगा डायरेक्शन, है ना। इसके ऊपर आएंगे अभी थोड़ी देर में आएंगे इसके ऊपर हम, है ना। थोड़ा वेट करिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब आपको एक वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एक होता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। जरा इसको आप समझो, ये 2 लाइन डाल तो समझ जाना, मैं पैरेलल लिख रहा हूँ, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्ट या फिर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बच्चों पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को बगैर डायरेक्शन और बगैर मैग्नीट्यूड को चेंज करते, बगैर डायरेक्शन या बगैर मैग्नीट्यूड को चेंज करे, आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो ये एक वेक्टर ए है ना, ये एक वेक्टर ए है। अब मैं अपनी सुविधा अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वेक्टर को इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। इसका बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके। तो ये जो वेक्टर ए है ना, ये जो वेक्टर ए है, इसको मैं इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख सकता हूँ। बस शर्त क्या है कि इसका ना डायरेक्शन चेंज हो, ना इसकी वैल्यू चेंज हो, ना मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर ए था, इस तरीके से था, मैंने अपनी सुविधा अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वेक्टर को इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बस याद ये रखना है कि जब भी इस तरीके की पैरेलल शिफ्टिंग होगी तो उस वेक्टर का कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चेंज वैसे भी नहीं होना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आइए बढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे। बच्चों जब मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करूं, सिर्फ 2 बातों को याद रखना। पहली बात, अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आप हमेशा उनको टेल से टेल जोड़ो या फिर हेड से हेड जोड़ो, बस इतना ही करना है। ऐसा करने के बाद फिर एक काम और करना, ऐसा करने के बाद जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर वन विल बी द एंगल बिटवीन देम, है ना। बस इतनी सी बात है। क्या करना है, 2 वेक्टर्स अगर आपको दे रखे उनके बीच का एंगल पता करना है, तो या तो टेल से टेल जोड़ दो या हेड से हेड जोड़ दो। प्रेफरेबल यहाँ पे टेल से टेल रहेगा, है ना। तो या तो उनको टेल से टेल जोड़ दो या फिर हेड से हेड जोड़ दो। फिर उसके बाद जो स्मॉलर एंगल आपको दिखे उन दोनों में, वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होगा। बच्चों इसमें एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, है ना। पूरी फिजिक्स में, इंटायर फिजिक्स में एक चीज़ याद रखना, जब भी ये एंगल की बात होगी, वो एंगल हमेशा 0 से लेके 180 तक का भी होगा। मतलब कहने का ये है, जो रेंज ऑफ एंगल होगी वो 0 से बड़ी और 180 से छोटी, इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज़। तो याद रखें, जब भी एंगल की बात हो, इंटायर फिजिक्स में जब भी एंगल की बात हो, वो 0 से लेके 180 तक की बात होगी। अब क्योंकि बात 0 से लेके 180 तक की हो रही है, इसका मतलब जो सारा खेल चलेगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चलेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट का चलेगा। मतलब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसी कोई बात नहीं होनी है। क्लियर हुआ? आओ आगे मैं आपको जरा इन सब बातों को इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पता करने हैं। मान लो ये एक वेक्टर ए है ना, और एक वेक्टर ये दे रखा है और ये बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है। तो अभी एंगल मैं पता कर ही नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर कहीं से कहीं तक नहीं जुड़े हुए हैं। अब मुझे करना क्या है, या तो मुझे टेल से टेल या फिर इनको हेड से हेड जोड़ देना चाहिए। जैसे इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस बी को पैरेलली शिफ्ट करूँगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और जब मैं ऐसा करूँगा, मुझे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज ना हो। और जब ऐसा होगा तो ये बी वेक्टर मैंने पहुँचाया होगा यहाँ पे, और उस सिचुएशन में टेल से टेल जोड़ने के बाद अब जो ये एंगल बनेगा वही होगा एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना, क्लियर है, सिंपल सी बात। चलो अब इससे कुछ जरा एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है बी, और ये वाला एंगल आपको दिखाया गया है मान लो 120 डिग्री, और सवाल मेरा वही है जो आप सोच रहे हो, बट फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। अब इसको 120 की शक्ल देख के कहीं ये मत कह ना कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, 120 डिग्री है। गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, जबकि हमें क्या करना है, हमें इनको टेल से टेल या फिर हेड से हेड जोड़ना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सिंपल सा काम करना चाहिए, इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देना चाहिए आई की तरफ को, इस वेक्टर को आई की तरफ को शिफ्ट कर देना चाहिए। और जब मैं ऐसा करूँगा तो ये बी वेक्टर पहुँचेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं आ रखा है, जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ है। अब अगर ये 120 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल कितना बचा होगा, 60 डिग्री बचा होगा। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी एक्चुअली कितने के बराबर है, हाँ 60 डिग्री के बराबर है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। मान लो एक ऐसी सिचुएशन आपको दिखी, ये ए वेक्टर है और यहाँ पे आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, और ये एंगल आपको दिखाएगा कितने का, 135 डिग्री का। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पे दो स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इस बी को यहाँ पहुँचाते हैं, इस बी का करते हैं पैरेलल शिफ्ट, इस बी को पैरेलल शिफ्ट किया और ये बी वेक्टर यहाँ पहुँच गया, है ना। अब अगर ये 135 है तो ये भी कितना रहा होगा, 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री ही रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये 135 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल है, बिल्कुल गलत बात, ये 135 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसकी टेल इसके हेड से जुड़ी हुई है, हमें इसकी टेल को इसकी टेल से जोड़ना है। तो फिर वही काम, इसकी कर दो पैरेलल शिफ्टिंग और बढ़ा दो इसको आई की तरफ को। अब अगर ये 135 तो बचा हुआ ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री का, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा खेल है। तो पहले क्या करें, टेल से टेल या फिर हेड से हेड जोड़ें। फिर उसके बाद अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने कोई बात नहीं करी, आओ इस पॉइंट के ऊपर भी जरा फटाक से एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर बी, हालांकि इसके ऊपर अब बात करने ऐसी कुछ रही नहीं है बात। मान लो मैं आपसे कहूँ ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियस है 300 डिग्री रहा होगा। अब मैं पूछूं ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो आपको दिख रहा होगा ये पहली कंडीशन को जस्टिफाई कर ही रहा है, भाई टेल से टेल तो जुड़ी हुई है। अब वो 300 भी एंगल हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो हमें कौन सा देखना है, हमें देखना है स्मॉलर वन। तो उसमें स्मॉलर वन आपको दिख ही रहा होगा कितना है, 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, 60 डिग्री है। वैसे ही बच्चों 300 में तो पहुंचना ही नहीं है, हमारी रेंज तो कितनी है, 0 से लेके 180 डिग्री तक की है। अब एक क्वेश्चन बच्चों और डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ना 3 वेक्टर्स दिखा रखे हैं, एक वेक्टर ये R है, एक वेक्टर ये P है, इनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है ना। एक वेक्टर आपको यहाँ और दे रखा है, यह है एंगल, सॉरी ये है वेक्टर Q। तो 3 वेक्टर्स हैं R, Q और P वेक्टर। आपसे कहता है फाइंड एंगल बिटवीन पार्ट 1 R और P, R एंड P के बीच का। पार्ट 2 आपसे कहता है R एंड Q के बीच का एंगल निकालना है। पार्ट 3 P एंड Q के बीच का एंगल निकालना है। आओ फटाफट सॉल्व करें। देखो पहला एंगल है R और P के बीच का, तो ये है P, इस P का हेड और ये इस P का टेल, और ये है R। मुझे इन दोनों का एंगल चाहिए, तो मुझे बस ये चेक करना है क्या टेल से टेल जुड़ी हुई है, हाँ बिल्कुल इनकी टेल से टेल जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। बहुत सही सोचा आपने। फिर है R और Q के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये है R, ये है Q। बस चेक वही करना है, या तो हेड से हेड जुड़ा हुआ हो या टेल से टेल जुड़ी हुई हो। तो दिस इज़ योर R। अच्छा ये एंगल मैंने देना भूल गया आपको, हाँ सॉरी, ये है 60 डिग्री और इसको मान लो आप 30 डिग्री। हाँ अब R और ये है Q, तो क्योंकि R का हेड Q के हेड से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब यहाँ भी हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब R और Q के बीच का एंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड में कितना कह सकता हूँ,
60 डिग्री कह सकता हूँ। अब बारी आती है P और Q की, तो दिस इज P एंड दिस इज Q। तो Q की टेल P के हेड से जुड़ी हुई है और ये एंगल हमें 30 डिग्री ले रखा है, तो ये वो एंगल नहीं है जो P और Q के बीच का होना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो काम कर सकते हैं, या तो Q को पीछे कर लो या P को आगे कर लो। मतलब या तो Q का पैरेलल शिफ्ट कर दो पीछे की तरफ या P का पैरेलल शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। तो मुझे अच्छा लग रहा है P का पैरेलल शिफ्ट करना, तो मैंने P को क्या करा, पैरेलली आगे की तरफ को शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि P की टेल Q के टेल से जुड़ चुकी है, तो इसका मतलब अब ये जो एंगल आएगा, है ना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है वही आपका एंगल होगा बिटवीन P एंड Q। दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, 150 डिग्री के बराबर। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ये थी बात बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ज़रा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे टाइप ऑफ वेक्टर्स में। सबसे पहला टाइप, इसको ज़रा फास्ट ट्रैक में करेंगे यहाँ। तो पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसी के संग संग एक और कवर कर लेते हैं, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, है ना। अब क्या होंगे पैरेलल वेक्टर और क्या होंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। बच्चों बड़ा सिंपल है, देखो दो वेक्टर्स, एग्जांपल नंबर 1 ना, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल ना, ये दूसरा एग्जांपल, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना। अब इन दो वेक्टर्स, इन दो केस को देखो आप, इन दो केस में एक चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी कि दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में हैं, दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में हैं। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स क्या रहे होंगे, पैरेलल वेक्टर रहे होंगे। क्या रहे होंगे, पैरेलल वेक्टर रहे होंगे। बच्चों पैरेलल वेक्टर के लिए एक ही शर्त होती है कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच एंगल कितना रहे, हमेशा 0 डिग्री रहे, है ना। अब अगर उनके बीच एंगल 0 डिग्री है तो ऑब्वियस है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। वहीं अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं तो सिंपल सा फंडा, अगर ये ए है तो ऑब्वियस है ये क्या रहा होगा, बी रहा होगा, है ना। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये क्या माने जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स माने जाएंगे। तो बच्चों इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री दिख जाए, समझ जाना वो कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये दो टाइप के वेक्टर समझ में आ रहे होंगे। आओ फटाफट बढ़ते हैं अगले वेक्टर की तरफ। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब बच्चों इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। अब क्या मतलब है इसका, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये वही हमारा ब्लॉक, ठीक है ना, किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m के बराबर है। अब इस ब्लॉक में मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, F1 फोर्स, मान लो ये 2 न्यूटन के बराबर है। मान लो इस ब्लॉक में आपने यहाँ से भी फोर्स लगाया, इसको मैं F2 बोल रहा हूँ, और ये भी कितने के बराबर है, 2 न्यूटन के बराबर है। अब ये दोनों फोर्सेस अगर आप ध्यान से देखो तो इनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि these two forces have same magnitude, इनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। अच्छा, अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, मान लो एक वेक्टर ए है, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मैं सिंपली वहाँ पे क्या लगा दूंगा, इस तरीके से दो डंडियाँ लगा दूंगा, बार टाइप का ऐसा लगा दूंगा, तो समझ जाना ये हम किसकी बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें। धीरे धीरे सब समझ में आएंगी बातें। अब इन दो फोर्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ, क्या ये दो फोर्सेस बराबर हैं? जी नहीं, ये दो फोर्सेस बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो उसका मतलब ये फोर्सेस बेसिकली क्या माने जाएंगे, हाँ ये दो फोर्सेस एंटी पैरेलल फोर्सेस माने जाएंगे या एंटी पैरेलल वेक्टर्स माने जाएंगे।
लेकिन ये इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इक्वल वेक्टर कब होते हैं? इक्वल वेक्टर बच्चों ये तब होते हैं जब ये वाला फोर्स इतना ही फोर्स इस तरीके से काम कर रहा होता है ना, इधर की तरफ को। मान लो ये फोर्स भी इधर की तरफ को काम कर रहा होता जिधर को पहला वाला फोर्स काम कर रहा है। अब इस सिचुएशन में इसका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब तक सेम ना हो तब तक उनको हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो उम्मीद है आपको ये वेक्टर भी समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट वेक्टर की तरफ बढ़े बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या है इसको समझता है ना। देखो नेगेटिव वेक्टर के लिए कंडीशन क्या होती है? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? तो जो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है ना, और बी एक वेक्टर ऐसे है। अब ए बी का नेगेटिव है ना, इस समय कुछ नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर क्या है? बी का नेगेटिव है। मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ बी, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बी इज नेगेटिव ऑफ ए, है ना। अब यहाँ पे ना बच्चों इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना, यहाँ पे मज़ा ऐसा नहीं आता है। ठीक है यार, नेगेटिव हो गया ठीक है बच्चों। इसका मज़ा आता है इस एग्जाम्पल में जो मैं अब आपको बताऊँगा। तो इस एग्जाम्पल का अपना आगे रोल भी रहेगा। हाँ बहुत, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये रहा वो एंगल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ दो सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे कहूँ फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो भैया आपका जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होगा। आपका होगा सर ये क्या सवाल पूछ दिया तुम, है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मेरा सवाल नंबर 2 है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। अब ये कितना होगा बच्चों? यहीं पे अब नेगेटिव वेक्टर का इतना रोल आ जाता है। अब देखो अगर ये बी वेक्टर है ना, अगर ये बी वेक्टर है तो ध्यान से इतना आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ पे। तो बच्चों अगर ये बी है तो इसका जो नेगेटिव होगा ना, इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ये होगा वो नेगेटिव वेक्टर। तो अगर ये बी तो इसका नेगेटिव बिल्कुल इधर की तरफ को। मतलब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ये बी है तो फिर ये क्या है? ये है माइनस ऑफ बी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। क्यों? ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये भी बी है। अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। बस दोनों में क्या फ़र्क है? एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं? हाँ, अपोजिट काम कर रहे हैं। बस आगे आपको जवाब मिल ही गया होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल ये वाला रहा होगा, डेट इज इक्वल टू कितने के बराबर? 135 डिग्री के बराबर। ये बात बच्चों आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव वेक्टर एक्चुअली यूज़ कहाँ होंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और 3 वेक्टर्स को ज़रा फटाफट इकट्ठे ज़रा समझते हैं। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। और जो अगला समझेंगे वो होगा कनकरेंट वेक्टर। नाम से ही करंट लग जाता है ना। अब देखो को इनिशियल क्या है और कनकरेंट क्या है, ध्यान से रखना बच्चों। थोड़ा सा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, गलती कर जाते हैं। हाँ देखो, को इनिशियल नाम से ही पता लग रहा है। मान लो एक वेक्टर है, इस पॉइंट से चालू हुआ। बी एक वेक्टर है, इसी पॉइंट से चालू हुआ। सी एक वेक्टर है, इसी पॉइंट से चालू हुआ। अरे कितना गंदा बन गया सी। ये सी वेक्टर है।
अब इन तीनों वेक्टर में खास बात क्या है, ये तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, मतलब यहीं से चालू हुए हैं। अब अगर क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये तीन वेक्टर क्या माने जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर माने जाएंगे। तो अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, तो सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये तीनों वेक्टर्स किस कैटेगरी में आ गए, को इनिशियल वेक्टर की कैटेगरी में आ गए। क्या होंगे, कंकरेंट वेक्टर्स। अच्छा मान लो ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जीवन में कलर बहुत ज़रूरी होता है। आ जाओ, मान लो इस पॉइंट से एक वेक्टर ये निकला, इस पॉइंट से एक वेक्टर ये पास हुआ, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये भी पास हुआ। अब ये तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब जब ये वेक्टर्स एक ही पॉइंट से अगर पास होते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकरेंट वेक्टर्स बोलते हैं। आगे जाके हम एक लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ इन कनकरेंट वेक्टर्स का बड़ा अपना रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखना ये तीन वेक्टर्स कनकरेंट वेक्टर क्यों बने, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, वेक्टर्स विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, वेक्टर्स विच passes through a common point are called as concurrent vectors। अब कहाँ कंफ्यूजन होता है वो जरा मैं आपको बताऊँ। देखो बच्चों, ये तो हो गए कोइनिशियल, ये हो गए कंकरेंट। अब सवाल ये है, क्या ये तीन वेक्टर जो को इनिशियल हैं क्या एक कंकरेंट भी हैं, और जवाब है जी हाँ, है ना बच्चों। क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास होते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कंकरेंट वेक्टर भी हैं। तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि सारे कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो यहां लिख देते हैं ऑल कोइनिशियल वेक्टर्स आर कंकरेंट, आर कंकरेंट। अब सवाल ये है, क्या सारे कंकरेंट वेक्टर कोइनिशियल होते हैं? देख के पता लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का ओरिजिन अपना अलग है, इसका अपना ओरिजिन अलग है, इसका अपना ओरिजिन अलग है। ये किसी और घर से आ रखा है, ये किसी और घर से, और ये किसी और घर से आ रखा है। तीनों का ओरिजिन अलग अलग है, इसका मतलब ये कभी भी कोइनिशियल नहीं हो सकते हैं। बस एक ही बात आती है, ऑल कोइनिशियल वेक्टर्स आर कंकरेंट। तो उम्मीद है आपको ये दो वेक्टर्स भी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, तो उसको पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा ना। वेक्टर्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन, वेक्टर्स लाइन ऑन सेम लाइन, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आपने कोलिनियर पॉइंट भी देखा होगा क्लास 10th में, उसी टाइप का है। तो वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर। अब देखो, अगर वेक्टर्स, मान लो दो वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम लाइन में लाई करेंगे। अब ऐसा होगा कब, है ना, ऐसा होगा कब बच्चों, ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है। या तो वो वेक्टर कैसे हों, या वो वेक्टर हो पैरेलल वेक्टर, और या वो वेक्टर्स हों, हाँ कैसे वेक्टर हों, एंटी पैरेलल हों। कैसे हों, एंटी पैरेलल हों, तभी हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब ये दो जो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये पैरेलल है। दूसरी बात, ये सेम लाइन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सेम लाइन पे हैं तो इसका मतलब ये वेक्टर्स कैसे माने जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर माने जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगेन ये दो वेक्टर सेम लाइन पे ही हैं, ये काम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन है तो सेम लाइन में ही, तो इसका मतलब ये भी कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको अगर 0 डिग्री दिख रहा है या 180 डिग्री दिख रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स।
कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बच्चों एक कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ देखो, कंकरेंट और कोप्लेनर वेक्टर, ये दो वेक्टर बड़ा ध्यान से याद रखना अभी तक, वैसे काफ़ी सारे याद रखने हैं कि कोप्लेनर और एक कंकरेंट आगे जाके काम आएंगे। हाँ अब ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और सपोज कर लेते हैं ये जेड एक्सेस है। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। उसी तरीके से ये जो बनेगा है ना, ये जो बनेगा ये बनेगा वाई जेड प्लेन। उसी तरीके से ये बनेगा एक्स जेड प्लेन। ये दिख तो ऐसा रहा है लेकिन ये होते म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर ये एक्स है ये वाई है, तो जो आपको मैंने पेन से दिखा रखा है रेड पेन से, ये जेड एक्सेस है। अब क्योंकि मैं इस तरीके से लाइन नहीं डाल सकता हूँ, मेरे में इतनी टैलेंट नहीं है कि मैं ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ वो आपको दिख जाए, तो इसलिए फिर इस जेड को ऐसे करके दिखाया गया है। तो एक्चुअली ये जेड इस तरीके से है। तो ये जो एक्स वाई एक्सेस है, ये जो एक्स वाई है, ये एक्स ये वाई, तो इसको जो बोलते हैं ये एक्स वाई प्लेन है, जहाँ पे आपको एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ, जहाँ मेरा हाथ अभी है, तो ये बनेगा वाई जेड प्लेन। उसी तरीके से ये बनेगा जेड एक्स प्लेन, है ना। ये तीन प्लेन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर इस प्लेन में मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, कैसे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेक्टर सी है ना। अब ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हमने क्या बोल दिया? कोप्लेनर वेक्टर्स बोल दिया। क्या लिखेंगे? वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। वेक्टर्स lying on the same plane are called as coplanar vectors। तो ये हो गया आपका 8वां वेक्टर खत्म। अब बढ़ते हैं आई की तरफ को। बच्चों नेक्स्ट है नल वेक्टर, और उसके बाद पढ़ना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, इसको जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। आओ देखो नल वेक्टर क्या है। देखो बच्चों नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा और जो डायरेक्शन होगा वो कोई स्पेसिफिक नहीं है ना। मतलब नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। अब सवाल ये है कि भैया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन का अता पता नहीं, तो ऐसा वेक्टर पढ़ाई क्यों रहे हो? तो बच्चों इसको इसलिए पढ़ाया जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आई, मैंने कहा दो वेक्टर्स हैं और मैंने कहा आप उनका डिफरेंस लो। अब इनका डिफरेंस मान लो क्या आ गया? जीरो आ गया। अभी कब आता? जब ये दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते। तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में, है ना, अगर ये इक्वल वेक्टर्स होते, अगर ये इक्वल वेक्टर्स होते तो इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में ये कितना आ सकता था? जीरो आ सकता था। अब अगर गलती से आप ये कह दो कि दो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस, दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस जीरो है, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो याद रखना, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, दो वेक्टर्स को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, ना 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 ना, ये बात नहीं। सिर्फ इतनी बात, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। सिंस दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने पे आपने सिर्फ क्या कह दिया? जीरो, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस बात को सही करने के लिए हम क्या कहेंगे? दो वेक्टर का डिफरेंस अगर जीरो है तो एक्चुअली वो जीरो नहीं है, क्या है? एक नल वेक्टर है या फिर वो एक जीरो वेक्टर है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंस सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, सिंस सम और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स can be a null vector, since sum or difference of two vectors is a vector quantity, तो इसलिए फिर नल वेक्टर को डिफाइन करना जरूरी था। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, उम्मीद है आपके पल्ले पड़ गया होगा कि नल वेक्टर क्यों सिखाया जाता है या नल वेक्टर क्यों पढ़ा जाता है। अब आते हैं बच्चों इन वेक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। बच्चों जो सवाल बनेंगे वो इसी से बनेंगे जितने बनेंगे। तो पहले मैं यूनिट वेक्टर को आपको ना यूनिट वेक्टर का एक इंट्रो दे देता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा से मैं यूनिट वेक्टर पे आऊँगा। तो फिलहाल के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। क्या रहेगा? यूनिटी। यूनिटी बोलो तो
1, मतलब ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, ये 1 से ना आगे ना कभी पीछे जाएगा। और जो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखो ये एक्चुअली जो यूनिट वेक्टर होता है ना बच्चों, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, मतलब ऐसा वेक्टर जो सिर्फ किस लिए काम आता है, डायरेक्शन को बताने के काम आता है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है, एंड यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। थोड़ा जरा तमीज से ले देता हूँ। अ वेक्टर whose magnitude is unity and used to indicate direction है ना। अब बच्चों इसकी ना डिटेल वर्जन इसका आपको तब समझ में आएगा जब मैं थोड़ा सा आपको जब आगे बढ़ा दूंगा, उसके बाद आप इसको समझ पाओगे। हालांकि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं वहाँ तक। अब अगर मान लो कोई एक वेक्टर है ना, अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बच्चों सबसे पहले हम इसके सर में पहनाएंगे टोपी, और ये टोपी दर्शाती है कि क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब अगर मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम उसको लिखते कैसे हैं, वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना हो तो उसके अगल बगल क्या लगा दो, 2 बांस के डंडे लगा दो। तो इस तरीके से अगर आपने डंडे लगा दिए तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो फिर एक बार देखो, अगर आपको किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर पहनाएंगे टोपी और वो बराबर होगा वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन बच्चों इससे बढ़िया मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने का, और यही आपने सीखना भी चाहिए। आप इसको इसकी जगह पे ऐसे लिख दो, वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब भी बनता है, मतलब ये बनता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, याद करो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपसे कहा था अगर दुनिया का कोई वेक्टर है, अगर दुनिया का कोई भी वेक्टर है तो उसके पास एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। इनको मल्टीप्लाई करके ही आपको वेक्टर स्पेसिफिक मिल पाएगा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किस लिए काम आता है, डायरेक्शन को बताने के काम आता है। अब कैसे बताएगा, क्यों बताएगा, कब बताएगा, बस जल्दीबाजी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें जरा और बता दूं, फिर मैं आता हूं इस पर दोबारा से यूनिट वेक्टर पे। बच्चों हमारे पास कुछ वेक्टर्स और होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको जरा समझाऊं। ये बेस वेक्टर होते हैं आई जे के। अब आप पूछोगे इनके सर में टोपी क्यों बना दी। बच्चों ये जो आई जे के है ना, ये आई जे के स्पेसिफिकली किस लिए काम आते हैं, ये काम आते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ये आई है ये रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को। वहीं जो ये जे है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जो ये के वेक्टर दिखा रखा है ये रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को। बताओ बात समझ में आई। कहने का मतलब आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट करेगा वाई डायरेक्शन को और के रिप्रेजेंट करेगा जेड डायरेक्शन को। अब सवाल ये है कि इनके सर में टोपी क्यों बना रखी है। बच्चों टोपी इसलिए बना रखी है, जरा मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर आई। वहीं वाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर जे। वहीं जेड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, के कैप या यूनिट वेक्टर के बोलते हैं। अब क्योंकि मैं इनको यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ चाहे आई हो, चाहे जे हो या चाहे के हो, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो इसका मतलब इनकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, इनकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, यूनिटी होगी। मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। किस लिए काम आएंगे, ये काम आएंगे डायरेक्शन को बताने के काम आएंगे। किस लिए काम आएंगे, डायरेक्शन को बताने के काम आएंगे। अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था ना, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। अब क्योंकि आई, जे और के ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनका एक नाम और भी होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। किस नाम से जानते हैं हम इसको, हम जानते हैं इनको
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई कहते ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं आई जे के की। अगर सिर्फ बात करें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। बच्चों ऑर्थो का मतलब समझ आना, परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ, ये आई जे के की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आप यूनिट वेक्टर जान गए हो, आप बेस वेक्टर आई जे के जान चुके हो, अब समय आता है एक प्रॉपर एग्जाम्पल आपको देने का, है ना। आओ देखो मैं आपको क्या एग्जाम्पल देने वाला हूँ। बच्चों मैं आपसे कहूँ अ बॉय इज मूविंग with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। तो देखो इतना लंबा चौड़ा मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ा। अब वेक्टर की हेल्प से इसी बात को मैं सिंपली अगर ऐसे करके लिख दूं, v इज इक्वल टू 5 आई कैप, बस इतना सफिशिएंट है ये बताने के लिए। आई कैप विथ यूनिट लिख देना मीटर पर सेकेंड, तो ये डेटा सफिशिएंट है इतनी बड़ी बात को कहने के लिए। अब क्या पता लगा, 5 बता रहा है उस बॉय की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये जो यूनिट वेक्टर आई दिखा रखा है ये बता रहा है उसका क्या, क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। अब आई कैप का मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वहीं अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता v इज इक्वल टू -5 आई कैप, तो इसका मतलब इस समय हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो अभी भी 5 है, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से ये अब कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो देखो कितना फ़ायदा है इसका, कहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, कहाँ छोटे से शब्दों में काम बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, जरा यूनिट वेक्टर को बच्चों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। देखो क्या कहानी है। अब मैंने आपसे कहा कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने कहा इसकी जगह पे आप याद रखो, ये वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ए। इसमें ये बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की और ये वाली चीज़ बात कर रही है डायरेक्शन की। अब जरा यहाँ देखो इस चीज़ में अगर आप देखो तो जो v का काम कर रहा है ना, या यूँ सोचो कि यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो काम कर रहा है v। अब अगर ये v का वेक्टर है तो यहाँ आएगा v के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 5। अब क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे मुझे इस पार्टिकल का या इस वेलोसिटी का डायरेक्शन देना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन किससे दिया जाएगा, यूनिट वेक्टर से दिया जाएगा। यही बच्चों मैंने आपको इनिशियल फेज में बताया था, वो किसी भी वेक्टर को कैसे दिखाओगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर किस लिए काम आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के काम आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया था 5j कैप, तो 5j का मतलब क्या होता, बॉडी कहाँ जा रही है, वाई एक्सेस में मूव कर रही है, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। वहीं लिख देता -5j कैप, तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहा होता, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा होता। क्लियर है। अच्छा कभी कभी कैसे लिखा होता है ना, जैसे ऐसे लिख दिया होता है v इज इक्वल टू कितने के बराबर, 5i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका मतलब यह है कि बॉडी 2 डायमेंशनल में मूव कर रही है, मतलब x में भी जा रही है और y में भी मूव कर रही है, x में भी है और y में भी, मतलब यहाँ पे x और y दोनों आ रहे हैं हमारे पास, मतलब पार्टिकल x में भी मूव कर रहा है और y भी मूव कर रहा है। इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल इसमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बस याद रखना अगर किसी वेक्टर को ऐसे करके दिखाया जा रहा है तो ये होता है उसका x कंपोनेंट और ये होता है इसका y कंपोनेंट। वहीं अगर मैं मान लो मैं इसमें लिख देता 5 या फिर 4 k कैप लिख देता, तो ये जो होता ये होता है इसका z कंपोनेंट। ठीक है ना, ओके। चलो अब पढ़ते हैं i की तरफ को। बच्चों आगे बात करते हैं हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करके फाइंड आउट किया जाता है, ये मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इसके ऊपर हम बात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद ही करनी चाहिए थी, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमें तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ना। देखो बच्चों अगर कोई एक वेक्टर है इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है ax i कैप प्लस
ए वाई जे कैप, है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दिया था, या इसी का चलो ले लो। मैं कहता हूँ एक वेक्टर है तो 3i - 4j करके दिखाया जा रहा है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो इसमें जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, ये इस ए का ax है और ये इसका ay है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 5a + 3j से दी जा रही है, तो ये होगा इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये होगा इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। अब खैर फिलहाल के लिए मान लो अगर आपको एक किस्म का एक वेक्टर ऐसे करके दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर का क्या बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं, इसका जो भी x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका जो भी y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। मान लो यहाँ पे अगर इसका z कंपोनेंट भी होता, मतलब a z k कैप भी होता, तो यहाँ पे फिर इसको इस तरीके से एज अकॉर्डिंग ऐड कर देते। याद रखना प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और वेक्टर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, डेट इज एडिशन ऑफ। बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स के टाइप्स, खासतौर पर यूनिट वेक्टर वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं इनको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की, एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके आगे जरा कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस क्लास को यहीं पे करते हैं एंड अप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।